in the 75th year of our independence, that no one goes to bed hungry, with a scheme to supply free food grains. पूरे साल आपकी जेब भरी रहेगी या होगी खाली, आज फैसले का बड़ा दिन। जो भी बजट एलोकेशन होता है वो सही ढंग से यूज होनी चाहिए। डेफिनेटली जैसे आपने बोला कि यहाँ पर कुछ बुरा ना होना ही कुछ अच्छा होने वाली बात थी। मार्केट ने चीयर किया है डेफिनेटली बजट को। मार्केट 18,000 लगभग, निफ्टी की बात करें तो 18,000 को लगभग उसने टच किया है वहाँ पर। तो ऊपरी के साथ साथ गवर्नमेंट चाहती है थोड़ा ग्राउंड लेवल पे भी काम हो, जैसे कि जो दिमाग में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो जो सप्तऋषि की जो नई साल की थीम है उसमें थीम का ये भी है कि सबका इन्वॉल्वमेंट हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सब लोग ये कि ये ना सिर्फ एक कुछ सेक्शन ऐसा पीछे रहता है जिसमें हम लोग काम नहीं करते। हेलो गाइस, वेलकम टू डिस्कशन ऑन दिस बजट। हमारे साथ हैं सीएम मोहित गुप्ता, जो कि स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा एक्सपर्टीज रखते हैं। उनके पास काफी सारी इनसाइट्स हैं हमारे साथ शेयर करने के लिए। बजट का क्या इंपैक्ट आने वाला है मार्केट पे, कैसे बजट ने डायरेक्शन दिया मार्केट को, और मार्केट आने वाले सालों में, कुछ महीनों में कैसे परफॉर्म करेगा। तो डीप इनसाइट्स वो हमारे साथ शेयर करेंगे। दूसरा गाइस, मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि टैक्स की छूट कितनी मिली है, गवर्नमेंट ने किस सेक्टर में कितना एलोकेशन किया है, उससे कौन सा स्टॉक बढ़ जाएगा, तो गाइस ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इस टाइप के रिसोर्सेज इंटरनेट पे ऑलरेडी बहुत अवेलेबल है। हम चाहते हैं कि हम लोग थोड़ा एक ब्रॉडर लेवल पे डिस्कशन करें कि ग्लोबल इकोनॉमी कैसा कर रही है, वहां पे इंडियन इकोनॉमी का क्या स्टैंड है, आने वाले सालों में इंडियन इकोनॉमी कैसा करेगी। जो गवर्नमेंट एक विजन लेके चल रही है अमृत काल का, आने वाले 25 साल का, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट का क्या विजन है, और गवर्नमेंट अब तक कितना सक्सेसफुल है और आगे कितना सक्सेसफुल रह सकता है अपने इस विजन को लेके। तो हम लोग ब्रॉडर लेवल पे डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि मार्केट पे क्या इंपैक्ट आएगा, और मार्केट में भी हम लोग सेक्टर स्पेसिफिक ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो फोकस रहेगा निफ्टी के ऊपर, पूरा मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा, और वहीं तक हम लोग अपने डिस्कशन को सेंट्रिक रखेंगे। तो गाइस, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन और मेरा जो डिस्कशन का पॉइंट यही है मोहित के साथ, जैसे कि हम लोग बजट में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ नेगेटिव पॉइंट ना आए, क्योंकि सिंस हमें पता है कि ये लास्ट फुल बजट था इस गवर्नमेंट का। 2024 में इलेक्शंस हैं, उसके बाद वो वहां पे एक इंटरिम बजट ही रिलीज करेगी, क्योंकि इलेक्शन के बाद जब जिस साल इलेक्शन होते हैं उस साल पूरा फुल बजट नहीं आता है, हाफ बजट आता है। फिर जब इलेक्शन में जो जिसकी गवर्नमेंट बनती है वो बाकी के साल के लिए बजट रिलीज करता है। तो ये आखिरी फुल बजट था। हम लोग सोच रहे थे हो सकता है गवर्नमेंट कुछ ऐसे कैश इंसेंटिव, कुछ ऐसे लालच दे दे जिससे कि वोटर्स डायरेक्टली अट्रैक्ट हो, और इस तरीके के नेगेटिव सरप्राइजेस से हम लोग डर रहे थे। इस टाइप का कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं था, रादर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे केपेक्स में, चीजों में, उससे अच्छे ही गवर्नमेंट ने वहां पे सारी चीजें दी हैं। तो हमारी नजर में तो ये बजट काफी अच्छा है। मेरा भी मोहित से बैक स्टूडियो काफी डिस्कशन रहा, मोहित का भी यही ओपिनियन है कि बजट काफी अच्छा है। बट जब हम लोग मार्केट सेंटीमेंट्स की बात करें तो कल मार्केट एक रेंज बाउंड चल रहा था, फिर एकदम बजट के जैसे अनाउंसमेंट हुई, बजट के बाद एकदम तेजी से भागा, बट सडनली अपने ऑल टाइम जो ऑल डे हाई था उससे बहुत तेजी से वो नीचे गिरा, ऑल दो बाद में रिकवर कर गया। बट इससे दिख रहा है कितनी वॉलेटिलिटी है मार्केट में, और मार्केट इतना अनसर्टेन है, कहीं ना कहीं मार्केट सेंटीमेंट्स इतने पॉजिटिव नहीं दिख रहे जितने होने चाहिए इस बजट के बाद। तो इसके बारे में मोहित आपका क्या कहना है, ऐसा क्यों हुआ, और मार्केट क्या डायरेक्शन ले सकता है आगे? नहीं, डेफिनेटली सक्षम, आपने सारी बातें सही कही हैं, और एग्जैक्टली मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूछने से पहले आपने आंसर भी कर दिया है कि ओवरऑल बजट काफी अच्छा था। बट अगर हम बात करें कि पॉपुलस बजट भी हो सकता था यहाँ पर, जहां पर गवर्नमेंट चाहती थी वो अपने आखिरी बजट को यहाँ पर कैश इंसेंटिव दे के पूरी जनता को खुश कर सकती थी, जो कि इंडियंस को लगता है, यहाँ पे हमारे सारे देशवासियों को लगता है कि बजट काफी अच्छा था। बट अल्टीमेटली वो बजट काफी खराब होता, क्योंकि वहां पर कैश इंसेंटिव दे रही है, वहां पर क्या है, ग्रोथ वहां पर हैम्पर होती, इकोनॉमी वहां पर हैम्पर होती। तो वैसा बजट उन्होंने नहीं दिखाया है। फिस्कल प्रूडेंस दिखाई है वहां पर, 5.9% का डेफिसिट वहां पर उन्होंने दिखाया है, उसके बाद 4.9% का 4.5% का FY 26 तक का रोड मैप भी दिखाया है। उसमें कैपेक्स इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा जो मेन इशू हमारा था, जो मेन हमें एस्टिमेट्स लग रहे थे कि 9 लाख करोड़ तक की वहां पर अगर गवर्नमेंट करती है तो काफी अच्छा रहेगा, उसको भी उन्होंने 33% इंक्रीज करके 10 लाख करोड़ तक की कैपेक्स इन्वेस्टमेंट की बात करी है। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड बात करें कि डेफिनेटली जैसे आपने बोला कि यहाँ पर कुछ बुरा ना होना ही कुछ अच्छा होने वाली बात थी। इस बार काफी ज्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट्स थे कि बजट के अंदर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कैपिटल गेन टैक्स के अंदर कुछ चेंज ना कर दें, कुछ वो ना कर दें। तो ये अगर हेरफेर कर देती गवर्नमेंट तो हम कह सकते थे कि हाँ बजट काफी ज्यादा खराब आया है। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बहुत ही सिंपल एंड क्रिस्प बजट रखा है, सारे सेक्टर्स को, सारी हर किसी को साथ ले जाके उन्होंने बजट को वहां पर प्रेजेंट किया है, जो कि मेरे ख्याल से काफी अच्छा ओवरऑल वहां पर बजट था। और बजट क्लोजिंग के बाद अगर आप देखो तो वहां पर मार्केट ने चीयर किया है डेफिनेटली बजट को। मार्केट 18,000 लगभग, निफ्टी की बात करें तो 18,000 को लगभग उसने टच किया है वहां पर। बैंक निफ्टी की बात करें 42,000 वहां पर क्रॉस कर दिया था, और वो भी तब जब यहाँ पर अडानी का ग्रुप के वहां पर सेंटीमेंट चल रहे हैं, जिसकी वजह से सेंटीमेंट थोड़े खराब है पिछले एक हफ्ते में। तो उसका तो रिजल्ट वहां पर आना ही था। एंड अगर हम बात करें तो लगभग 12:30 1 बजे के आसपास
क्रेडिट स्विस ने वहां पर जब रिस्ट्रिक्शंस लगा दी उनके कोलेटरल के ऊपर, बॉन्ड्स के ऊपर, हम्म। तो वहां पर उस वजह से मार्केट के सेंटिमेंट्स थोड़े खराब हुए हैं। अदरवाइज हम ये बोले, अगर इवेंट उसकी बात करें स्पेसिफिकली, वो नॉन बजट रिलेटेड था, ठीक है, उसका बजट से कोई लेना देना नहीं था, इवन की फंडामेंटल से भी कोई लेना देना नहीं था। हाँ डेफिनेटली इंश्योरेंस कंपनी को जैसे कि उन्होंने ट्रिगर किया, इंश्योरेंस कंपनी की अगर हम बात करें तो 10% गिर चुकी है वो, ठीक है, कल गिर गई थी बजट वाले दिन, मोर देन 10% वहां पर LIC की बात करें, HDFC लाइफ की बात करें, वो थोड़ी अग्रेसिव सेलिंग मुझे लगता है कि वहां पर होगी, इतना ज्यादा फर्क नहीं है जो कि इंश्योरेंस के अंदर वहां पर गवर्नमेंट ने 80C की वजह से वहां पर उधर बोला है। तो लोगों ने सोचा यार कि वहां पर प्रीमियम्स बिकने ही बंद हो जाएंगे, इंश्योरेंस करवाने ही बंद हो जाएंगे, तो वो बेसिक नीड है। तो मेरे ख्याल से अग्रेसिव वहां पर सेंटिमेंट्स की वजह से मार्केट के अंदर थोड़ी सी सेलिंग हुई है, अदरवाइज बजट ओवरऑल गुड है। और हम 1-2 दिन की वहां पर व्यू पॉइंट देख के नहीं देखते बजट को, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म चीजें चलती हैं, 1 साल का व्यू पॉइंट आपको 2 साल 3 साल 5 साल का व्यू पॉइंट रखना होता है। तो उस हिसाब से बजट मेरे ख्याल से ओवरऑल गुड बजट नहीं, बल्कि ये बेस्ट बजट है जो कि गवर्नमेंट दे सकती थी। मोहित, थोड़ा सा ये ऑफ बजट क्वेश्चन है, बट मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे कि अब अडानी के नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहे हैं, ठीक है, बजट बहुत अच्छा है, पूरी इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, हम लोग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, यूके को पीछे छोड़ चुके हैं, पूरा रोड मैप हमारा तैयार है। बट कहीं ना कहीं अगर इतने बड़े जो पूरे जायंट्स हैं इंडिया के, जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं इतने बड़े, तो अगर जो अब इंडिया के वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन भी थे एक टाइम पे, ठीक है, कुछ दिनों पहले, तो इससे कहीं ना कहीं मार्केट में ज्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होगा, तो इंडिया के लिए नेगेटिव नहीं रहेगा? क्योंकि अडानी का जो चल रहा है, इवन अभी जो FPO था, FPO भी उन्होंने उनका पूरा सब्सक्राइब उन्होंने करवा लिया किसी ना किसी अलग अलग सोर्सेज से, बट वैसे वो जेन्युइन सब्सक्रिप्शन नहीं था, उसके बाद वो शायद वो उसको वापस भी कर रहे हैं उस अमाउंट को। तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए और मार्केट के लिए सही है कि लॉन्ग टर्म तक ये सही रहेगा, जो ये इम्पैक्ट आएगा अडानी का, ये जो हम लोग रिपल इफेक्ट कह सकते हैं? खैर ये जेन्युइन सब्सक्रिप्शन था या नहीं था उसके ऊपर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, बट हम ओवरऑल सारा चीजें फेयर ही मान के चलेंगे कि फेयर सब्सक्रिप्शन थी। बट हाँ ये काफी अच्छा स्टेप उन्होंने वहां पर लिया है, जो कि कॉल ऑफ की बात हुई है वहां पर कि वो मनी रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज वहां पर देखें कि 20,000 करोड़ पे 7200 करोड़ का तो लॉस एक ही दिन में वहां पर FPO सब्सक्राइबर्स को वहां पर होना, तो ये काफी अच्छी मूव थी वहां पर अडानी ग्रुप की तरफ से, तो उसको हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जहां तक सवाल रही कि ओवरऑल इंडिया की, तो मैं कहना चाहूंगा कि अडानी इंडिया का बहुत ही छोटा पार्ट है, ठीक है, जितनी उनकी पूरी कैपिटल वो है उससे ज्यादा तो हमारा का यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट है, ठीक है, तो 10 लाख करोड़ की उनकी अब वैल्यू रह गई है, 10 लाख करोड़ का तो हमारा गवर्नमेंट का कैपेक्स का बजट है। तो अडानी को इंडिया मान लेना इट्स नॉट द राइट व्यू, बट हाँ डेफिनेटली वहां पर सेंटीमेंट्स डैम्पन हुए थे, वो हमने यहाँ पर रिजल्ट्स में देखने को मिल गया। हमें बैंकिंग सेक्टर के अंदर थोड़ी सी सेलिंग आई है, और अगर आप ओवरऑल कॉर्पोरेट्स की बात करें कि यार भैया वो 50% गिर गया है तो क्या हो जाएगा, तो ये सभी को पता है, इतनी हाई वैल्यूएशन के ऊपर चल रहा है, 400-500 की PE के ऊपर अगर चल रही है, इंफ्रा कंपनी वो भी ऐसी चल रही है, इतनी सारी कंपनी चल रही है, तो ओवरऑल मार्केट को पता था, देखो जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उनको पता है, और उन्होंने काफी लोअर लेवल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है। अगर आप LIC की बात करो तो एक्सपोजर पहले ही कम है और ऑलरेडी प्रॉफिटेबल उसके अंदर है, तो एक्सपोजर भी कम है। अगर मैं लेट्स से मार्केट जीरो भी हो जाती है, अडानी जीरो भी हो जाता है, फिर भी वहां पर इतना ज्यादा में डैम्पन नहीं होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये इशू वो इतना ज्यादा बढ़ाना मेरे ख्याल से कोई फायदे की बात नहीं है, इसको थोड़ा सा इग्नोर करके अडानी के ऊपर ज्यादा एक्सपोजर आप मत लो, वो ही बेस्ट रीजन है। और बाकी जहां पर आपको और इसकी वजह से रिपल इफेक्ट मिल रहा है, आपको वहां पर और स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है अच्छी वैल्यूएशन के ऊपर, आपको वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए, अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन। ये बात मोहित आपकी बहुत सही थी कि ये बात मुझे सही लगी कि पहले तो आप अडानी ग्रुप को इंडिया से मतलब लिंक करके नहीं चलो, ऑब्वियसली थोड़ा सा रिपल इफेक्ट रहता है, बट कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि जो पोजीशंस बना रखी हैं बड़ी बड़ी, जैसे LIC की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने बहुत लोअर लेवल्स पे बना रखी हैं, और जो इसका PE मल्टीपल चल रहा है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई पे चल रहा है, जो कि जस्टिफाइबल नहीं है। तो ये पॉइंट आपका सही है कि कभी ना कभी तो उसको गिरना ही था, कभी ना कभी तो उससे राइट लेवल्स पे आना ही था, तो ये एक रिपोर्ट आना, ये सब होना, ये एक टाइम की बात है कि जिससे कभी ना कभी तो करेक्शन होना था, तो वो अब जाके करेक्शन हो गया, ठीक है। तो आपका ये पॉइंट बहुत वैलिड है। दूसरा, आपके कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे जो वो जानना चाहते थे इस बजट को लेकर, तो वो आप क्वेश्चन शेयर कीजिए, जैसे कि मैं जो मेरा व्यू पॉइंट है मैं वो व्यू पॉइंट शेयर कर सकूं, और आप भी उसमें ऐड ऑन कीजिएगा जो मेरा व्यू पॉइंट है कि कैसा ये बजट है। ओके, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, ऐसे कोई हाई पास क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ रहा है कि सर अमृतकाल, सप्तऋषि, ये ऐसे कुछ वर्ड सुनने को मिल रहे हैं, तो ये एग्जैक्टली है क्या, ये अमृतकाल, बजट, सप्तऋषि, ये क्या चीजें हैं? हाँ ठीक है, मैं रादर देन कि मैं आप लोगों को ये समझाऊं कि अमृतकाल क्या है, सप्तऋषि क्या है, चलो ये तो मैं बता देता हूं आपको एक सेकंड के अंदर, बट मेरा मोटिव ये रहेगा कि मैं आपको इस विजन के बारे में समझाऊं कि गवर्नमेंट ये सारे टर्म्स यूज करिए, इस गवर्नमेंट इस वर्ड्स को लेके उनका क्या विजन है और वो क्या कन्वे करना चाहिए। देखिए ये फर्स्ट ये अमृतकाल वर्ड यूज हुआ था अभी लास्ट ईयर 2021 में, अपने 2022 में, ये हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे था, तो यहाँ पे ये यूज किया गया था ये टर्म कि अमृतकाल अब देश का शुरू हो गया। तो अमृतकाल एक तरीके से गोल्डन एरा होता है। तो अब आने वाले 25 साल बाद हमारे आजादी के 100 साल हो जाएंगे।
तो गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है कि अगले 25 साल अब गोल्डन एरा शुरू हो गया है। इंडियन इकोनॉमी ने बहुत मेहनत करी है, इंडिया की यूथ ने, पूरे इंडिया की पॉपुलेशन ने बहुत मेहनत की है 75 साल। हम लोग वहां से उठ के आए हैं जहां पे हमारे पास खाने के लिए रोटी भी नहीं थी। तो उस लेवल से उठ के हम लोग फूड सरप्लस कंट्री बन जाना, फूड सरप्लस कंट्री तो ठीक है एक जगह, उसके बाद ग्लोबल पावर बन जाना, ग्लोबल पावर ऑलमोस्ट हम बनने ही वाले हैं, हम लोग टॉप 5 इकोनॉमीज में आ रहे हैं। ऑल्दो पॉपुलेशन हमारी आई है, बट मेरा जो मानना है आने वाले 5 या 10 साल में हम लोग ग्लोबल पावर ही कहलाएंगे। यूएस चाइना के साथ हम लोग बगल में खड़े होंगे। तो गवर्नमेंट ये कहना चाहती है कि अमृत काल का एक हमारा अगले 25 साल का रोड मैप है। हम आने वाले 1 या 2 साल की बात नहीं कर रहे, हम अगले 25 साल में इंडिया को ग्लोबल पावर बनाएंगे। उसके लिए बहुत सारी चीजें, रिसोर्सेज लगेंगी। अगर हमें अमृत काल में बहुत बड़ा सुपर पावर बनना है तो उसमें हमें 7 या 8% की ग्रोथ रेट मेंटेन करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी इससे भी ज्यादा भी कर सकें। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बोला, गवर्नमेंट ने 33% बढ़ाया है। अगर मैं बात करूं 2014 से, तो 2.5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ हो गया, जो कि 400% इंक्रीज है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है सोसाइटी के, एक इकोनॉमी के अंदर। जब हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर आगे तो फायदा देता ही है, बट उस टाइम में वो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारा बिजनेस एक्टिविटीज क्रिएट करता है। ठीक है, तो जिससे कि ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करती है। जैसा कि आपने पहले बोला, रादर की गवर्नमेंट क्या करती, वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए लोगों के हाथ में कैश दे देती। लोगों के हाथ में कैश दे देती तो पैसा तो लोगों के हाथ में तब भी पहुंचता, बट उससे सिर्फ इन्फ्लेशन में कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। ओवरऑल इकोनॉमी में जो नीचे से ग्रोथ आनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं आती है। ठीक है, वो रिपल इफेक्ट क्रिएट नहीं होता जो राइट है इकोनॉमी के लिए। उस टाइम पे तो अच्छा लगता है इंसान को कि डायरेक्ट पैसा दे दे गवर्नमेंट हमारे हाथ में, हम लोग खर्च कर लेंगे, बट वो सही नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जितना ज्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करे राइट डायरेक्शन में, ऐसा नहीं बिल्कुल रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन करे, वो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। तो अमृत काल का यही सबसे बड़ा उनका यही विजन है कि इंडिया को ग्लोबल पावर बनाना, और उस ग्लोबल पावर बनाने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत जरूरी था, जो उन्होंने किया। और 2014 से लेकर अब तक 400% का उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। अब बात करते हैं सप्तऋषि थीम की। तो गवर्नमेंट जो ये बजट लाई है, उसमें उन्होंने ये पूरा बजट 7 थीम्स पे रखा हुआ है। उसे हम सप्तऋषि बोल रहे हैं। सप्तऋषि एक स्टार्स का कॉन्स्टलेशन है इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो इस जो कॉन्स्टलेशन है उसमें उसी के हिसाब से वो सप्तऋषि बोला जाता है। उन्होंने 7 थीम रखी हैं, जिसमें यूथ रखा है, एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट रखा है, ग्रीन रखा है, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन पावर। तो इस तरीके से उन्होंने 7 थीम बनाई है। पूरा जो बजट है उन 7 थीम पर ही फोकस्ड है। आप प्रेजेंटेशन देखें, गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन भी रिलीज करी है, जिसमें उन्होंने पूरा बजट अपना समराइज इन 7 थीम के अंदर किया है। जो 7 थीम है, इसी में उन्होंने पूरा अपना बजट समराइज किया है। जहां वो अगर एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट की बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, स्किल डेवलपमेंट की बात करें, ट्रेनिंग की बात करें, तो और ग्रीन पावर, ग्रीन एनर्जी की जो बात करें, तो वो पूरा बजट इस 7 थीम के अंदर रखा गया है। और इस 7 थीम बहुत अच्छी हैं। जैसे एक थीम है इनकी इंक्लूसिव डेवलपमेंट। वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का इनका मतलब है वही जो सबका साथ सबका विकास, जो गवर्नमेंट बहुत सालों से कहती आ रही है। तो उसका उन्होंने कहना ये मतलब है कि एक तरफ हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, रोबोटिक्स की, ठीक है, मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं हम लोग। एक तरफ कुछ एक सेक्शन है सोसाइटी का, एक पॉपुलेशन है, इंडियन पॉपुलेशन, जिससे हम लोग भी वाकिफ नहीं है, हम लोग भी इतने फैमिलियर नहीं है, उन लोगों से हम कभी मिले नहीं, जिन्हें अभी यूपीआई भी यूज करना नहीं आता। तो कहाँ रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, कहाँ एक बेसिक नेसेसिटी यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए वो भी नहीं कर पा रहा है इंसान, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है। तो गवर्नमेंट चाहती है ऐसा ना हो कि आने वाले 5 या 10 साल में हम लोग अमृत काल पे काम कर रहे हैं, बट ऐसा हो जाए कि एक सोसाइटी एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाए और एक सोसाइटी बिल्कुल ही पिछड़ती चली जाए। तो इसलिए एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट की गवर्नमेंट थीम लेके चल रही है, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा और भी जो सेक्शन है, जो निग्लेक्टेड सेक्शन है, जिस तक गवर्नमेंट नहीं पहुंच पाई है सालों से, उस सेक्शन पे पहुंचने की कोशिश कर रही है। एक इनकी थीम है रीचिंग द लास्ट माइल। ठीक है, इन 7 में से एक थीम है रीचिंग द लास्ट माइल। तो वो भी इसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है कि हम लोग लास्ट माइल तक, बिल्कुल जो लास्ट कोना कोना है देश का, वहां तक पहुंचेंगे, वहां तक हम लोग ट्रेन करेंगे लोगों को, वहां से रोजगार क्रिएट करेंगे, जिससे कि वो सेक्शन भी पीछे ना छोटे। तो इस तरीके से पूरी थीम है, जो कि काफी एक अच्छी थीम है। इन 7 थीम पे काम किया जाए तो सच में अमृत काल तो शुरू हो गया है। और जब ये अमृत काल खत्म होगा, अमृत काल तो खत्म नहीं होने वाला इंडिया का काफी सालों तक, बट जब ये 25 साल खत्म होंगे, तब इंडिया, मैं तो 3rd पोजीशन में नहीं, मैं तो चाहता हूँ इंडिया 1st या 2nd पोजीशन टारगेट करके चले अगले 25 सालों में। डेफिनेटली अमृतकाल शुरू किया हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ अमृतकाल ऑलरेडी शुरू हो चुका था, ये तो बस अभी एक्सटेंड हो रहा है। और एक तरह से जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि तैयारी जो थी, फाउंडेशन थी, वो हमारी स्ट्रांग हो चुकी है।
अब बस इसके ऊपर रिटर्न्स को कैपिटलाइज करने का मौका है, बस अगले 25 साल, जहां पर हमारी इकोनॉमी बहुत ही रफ्तार से अब भागने वाली है। तो जो भी तैयारी करनी थी वो सारी हमारी हो चुकी है। अब उसके बेनिफिट्स को बैठ के, मतलब कि पेड़ उग चुका है, अब बैठ के आम खाने का समय आने वाला है हमारा। तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट के ऊपर हम काफी ज्यादा बुलिश हैं, इक्विटी के ऊपर भी बुलिश हैं। अगर लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखें 5 साल 10 साल, और जहां पे गवर्नमेंट 25 साल का व्यू ले रही है, तो आप भी गाइस इस 25 साल का व्यू पॉइंट से इन्वेस्टिंग किया करो। 1 साल 2 साल 6 महीने 3 महीने के हिसाब से इन्वेस्टमेंट को मत देखो। 10 साल 20 साल 25 साल, जहां इकोनॉमी इतनी ज्यादा ग्रोथ करने की वहां पर तैयारी कर रही है, वहां पर आपका पैसा भी उस तरीके से ग्रो हो सकता है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म व्यू के साथ आप मार्केट के अंदर आए। एंड सक्षम ने काफी सही बात करी वहां पर कि कैपेक्स एक्सपेंडिचर के ऊपर गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा फोकस किया है, जो कि पूरा बेस बनाता है इकोनॉमी का। तो वहां पर एक मेरा फॉलो अप क्वेश्चन आता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट इतना कर रही है, 10 लाख करोड़, कहने के लिए होता है 10 लाख करोड़, लेकिन कितनी बड़ी अमाउंट है, ये कितना बड़ा एक्सपेंडिचर है 10 लाख करोड़। तो ये गवर्नमेंट फंड कहां से कर रही है, इसके सोर्स क्या रहने वाला है, कहां से आ रहा है इतना ज्यादा पैसा? देखिए, गवर्नमेंट का मेजर सोर्स टैक्सेस रहता है, ठीक है। जब 2017 में गवर्नमेंट जीएसटी ला रही थी, तब लोग बहुत अपोज कर रहे थे कि इससे सारी चीजें खराब हो जाएंगी, बिजनेस एक्टिविटी पे प्रॉब्लम आएंगी, ये गलत स्टेप है, बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ था, ठीक है। उस टाइम पे तो एग्जैक्टली हम भी क्लियर नहीं थे, बट कहीं ना कहीं हमारा ये मानना था कि ये फॉर्मलाइज करेगा चीजों को, ठीक है। टैक्स चोरी, टैक्स चोरी सब लोगों को लगता है कि यार हम लोग टैक्स बचा लें, टैक्स नहीं पे करें गवर्नमेंट को, बट हमें एट द एंड ऑफ द डे ये भी समझना पड़ता है कि जो रिसोर्सेज बन रहे हैं, जो रोड्स बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, सब जाके एट द एंड ऑफ द डे हमें ही बेनिफिट दे रहे हैं। जैसे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ने 2.4 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट किया, तो सब एट द एंड ऑफ द डे हमें ही जाके वो बेनिफिट देने वाले हैं। तो वापस से मैं जीएसटी पे आता हूँ, तो गवर्नमेंट में कैसे रिलेट करता हूँ मैं, अभी आप सुनिएगा। तो जैसे जीएसटी की बात कर रहा था मैं, तो गवर्नमेंट जब जीएसटी लाई थी तो हमें पता नहीं था कि 1.5 लाख करोड़ के आसपास पर मंथ जीएसटी कलेक्शन चला जाएगा। तो इस समय जो अब रिसेंट नंबर्स आए हैं पिछले कुछ महीनों में, 1.5 लाख करोड़ जीएसटी टच कर रहा है कलेक्शन। और जितना मेरा मानना है, और आपका भी यही मानना होगा, कि ये फिगर और आगे जा सकती है, 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ तक भी जा सकती है। जितना ज्यादा टैक्स चोरी रुकेगी, जितना ज्यादा चीजें फॉर्मलाइज होंगी, एक स्ट्रक्चर बनेगा, वन नेशन वन टैक्स की जो बात करती है गवर्नमेंट, तो उससे कलेक्शन बढ़ेगा, ठीक है। अब 1.5 लाख करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर है। जब स्टार्ट किया था 60,000 70,000 करोड़ से स्टार्ट किया था, मंथली 1.5 लाख करोड़ का कलेक्शन एक बहुत बड़ी बात है। और गवर्नमेंट ने और रिफॉर्म्स लिए और जीएसटी को अच्छे से करा, सब चीज इतनी इंटीग्रेट कर दी, तो ये कलेक्शन 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ भी जा सकता है। इसी कलेक्शन की मदद से गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है। गवर्नमेंट अपनी जेब से नहीं खर्च कर सकती पैसा। ऐसे तो अब आप कहेंगे कि गवर्नमेंट नोट छाप दे और गवर्नमेंट खर्चा कर दे, गवर्नमेंट के पास ही तो आरबीआई है, बट चीजें ऐसे काम नहीं करती। इससे क्या होगा, इससे मार्केट में पैसे ही पैसा हो जाएगा, इन्फ्लेशन इतनी क्रिएट हो जाएगी कि बल्कि इकोनॉमी बढ़ने की जगह अनस्टेबल हो जाएगी और इकोनॉमी गिर जाएगी। तो इसका कोई सेंस नहीं बनता। गवर्नमेंट को पैसा हम लोगों से ही कलेक्ट करके हमारे लिए ही इन्वेस्ट करना होता है और बिजनेस एक्टिविटीज क्रिएट करनी होती है, जिससे कि ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करे, राइट। सो एक जीएसटी इनका बहुत बड़ा मेजर सोर्स बना है, काफी ज्यादा कलेक्शन बढ़ रहा है। डायरेक्ट टैक्सेशन में भी इन्होंने काफी सारे रिफॉर्म्स किए, उससे भी कलेक्शन बढ़ रहा है। तो 25 लाख करोड़ के आसपास तो इनका कलेक्शन हो जाएगा, जो हमारा टैक्सेशन से हो जाएगा। बाकी इनका एक्सपेंडिचर जो प्लान है वो 45 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर प्लान है, जिसमें से फिस्कल डेफिसिट इन लोगों का रहने वाला है 5.9% ऑफ द जीडीपी, नॉट बजट। जीडीपी यानी जो हमारी $3 ट्रिलियन की जीडीपी है, 225 लाख करोड़ के आसपास की जो हमारी जीडीपी है, उसका 5.9% हमारा इनका बजट डेफिसिट रहने वाला है। ये डेफिसिट ये लोग पूरा करते हैं नोट छाप के, बोरिंग करके, अलग अलग सोर्सेज से ये इसको मीट आउट करते हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, का प्लान कर रही है। अगर हम देखें पिछले कुछ सालों में बजट एक्सपेंडिचर 30 लाख 35 लाख करोड़ हुआ करता था, अब वो बढ़ के 45 लाख करोड़ हो गया है। तो इसमें जीएसटी ने कंट्रीब्यूशन दिया है, डायरेक्ट टैक्सेशन ने कंट्रीब्यूशन दिया है, और गवर्नमेंट काफी सारे बोरिंग सोर्सेज से इसको फुलफिल करेगी। बट जितना फिस्कल डेफिसिट कम रहे उतना ही अच्छा है, बिकॉज उतनी ही कम मार्केट में इन्फ्लेशन रहेगी, उतनी ही जो क्रेडिट रेटिंग है इंडिया की बनी रहेगी। पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा, पूरे इंडिया की भी, कंट्री की भी क्रेडिट रेटिंग होती है, तो क्रेडिट रेटिंग बनी रहेगी। उसके लिए फिस्कल डेफिसिट बिल्कुल मिनिमल रख के चलना है और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करके चलना है, जिसमें काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही है गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट का विजन है, जैसे कि मोहित ने स्टार्टिंग में बोला था, 2025-2026 तक गवर्नमेंट का विजन है कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो 4.5% की रेंज में ले आए। अगर इस रेंज में लाती है और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल लगती है, सारे खर्चे भी मीट आउट करती है जो प्लानिंग के हिसाब से, तो इंडिया का अमृतकाल कहीं नहीं जा रहा। राइट डेफिनेटली। और इंडिया को कितनी ज्यादा एप्रिसिएशन मिली थी जब इंडिया ने वहां पर ब्रिटिश इकोनॉमी को वहां पर एक स्टेप ऊपर आगे थे उनसे हम। और यहाँ पर जब आपने बात करी है कि क्रेडिट रेटिंग इंडिया की बढ़ेगी, वैसे तो मेरा मानना है कि क्रेडिट रेटिंग इंडिया की बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड वो करके, वो डी वैल्यू करके देते हैं।
बट यहाँ पर अब क्या है कि अब वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, कंप्लायंस प्रेशर आ जाएगा, ऊपर से भी प्रेशर आ जाएगा कि भैया जब इकोनॉमी इतनी ज्यादा ग्रेट परफॉर्म कर रही है तो आप क्रेडिट रेटिंग इनकी क्यों इंप्रूव नहीं कर रहे हो। तो अभी तक अगर मेरा माना जाए तो अभी जो हमारी क्रेडिट रेटिंग चल रही है वो अंडर वैल्यूड चल रही है, एक तरह से डी वैल्यूड है। क्योंकि अगर आप अभी देखो ना, हमारी इंडियन इकोनॉमी एक तरह से ऐसी इकोनॉमी है जिसने अभी तक डिफॉल्ट नहीं किया, ठीक है, डिफॉल्ट तो छोड़ो, डिले भी नहीं किया पेमेंट के अंदर। तो क्यों नहीं हमारी क्रेडिट रेटिंग वहां पर वो इंक्रीज करके दे रहे हैं, इतनी हाई इमर्जिंग इकोनॉमी है। आईएमएफ की बात करें, वो भी मान रहा है कि अब इंडिया सबसे ज्यादा हाईएस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने वाली है आने वाले 25 सालों के अंदर। तो डेफिनेटली अमृतकाल हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो अगले 25 साल हमारे ही रहने वाले हैं। एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर जो आपने बात करी है वो मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि रिसेंटली अगर मैं बात करूं, अभी पिछले महीने ही मेरे को काफी सारे लोग यहाँ पर जुड़े हैं जिन्होंने मेरे को बोला कि सर अब 1 अप्रैल से हम एक नई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना प्रॉपर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। और पहले आप सोचोगे, पहले जब बंदा बिजनेस स्टार्ट करता था ना, तो कहता था बस स्टार्ट कर लेंगे, देखे जाएगा, कंप्लायंसेस वगैरह बाद में देखेंगे जब पैसा आएगा। अब वो कंपनी स्टार्ट करने से पहले ये सोचते हैं कि सर हमें कंपनी बनानी है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेनी है, हम पूरा पक्का काम करना चाहते हैं। तो ये जो माइंडसेट शिफ्ट है ना, ये ही टैक्स कलेक्शन इंप्रूव कर रहा है। तो वहां पर कंपनी जीएसटी रजिस्टर कर रही है, क्यों कर रही है? वो इसलिए क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। उन्हें पता है कि हमें कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है। हालांकि देखो, बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं, वहां पर तो आपको प्रोफेशनल की जरूरत है। बट अगर हम छोटे लेवल के ऊपर बात करें तो वहां पर बहुत ही ईजी तरीके से आप जीएसटी के साइट के ऊपर जाकर अपनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन बिना किसी प्रोफेशनल की मदद से कर सकते हो। सिंपल प्लेन टू लैंग्वेज के अंदर वहां पर हाउ टू डू फैक्ट्स वहां पर दे रखी हैं सारी वेबसाइट्स के ऊपर, चाहे जीएसटी की बात करें, चाहे आप डायरेक्ट टैक्स की बात करें, जिसने की डेफिनेटली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वहां पर बढ़ाया और जिसकी वजह से वहां पर टैक्स भी वहां पर बढ़ती है। तो काफी ज्यादा स्टेप्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने लिए हैं पिछले सालों के अंदर, और मैं काफी ज्यादा बुलिश हूं आने वाले टाइम के ऊपर भी इंडियन इकोनॉमी में ये चीजें चलती रहेंगी और इंडियन इकोनॉमी ग्रो होती रहेगी और ग्रो होती आई है। एक पॉइंट सबसे बड़ा ये आता है कि सर क्रेडिट रेटिंग हमारी कंपनीज की, हमारी इंडिया की कम दे रखी है, ठीक है, लेकिन अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें, पिछले साल की बात करें, हमने दिवाली के ऊपर भी एक सेशन लिया था, वहां पर दिवाली लास्ट संवत टू इस संवत की बात करी थी वहां पर, तो इंडिया ने लगभग -3% का रिटर्न दिखाया था, ठीक है, जो कि नेगेटिव देखने को मिल सकता है। बट अगर हम ओवरऑल इकोनॉमीज की हमने बात करी थी, वो कैसे वहां पर 36%, यूएस के अंदर S&P 500 इंडेक्स वहां पर गिर चुका था, रशियन इकोनॉमी वहां पर 50% गिर चुकी थी, ठीक है, चाइना भी वहां पर नेगेटिव में था, सारे इकोनॉमीज वहां पर नेगेटिव के अंदर चल रही थी, यूएस भी नेगेटिव में था, फिर भी इंडिया आउट परफॉर्म कर रहा था। तो इसके अंदर आपको क्या लगता है कि अगले साल के अंदर भी कहने वाली बातें आ रही हैं कि रिसेशन हो सकता है, यूएस इकोनॉमी ऐसी कर रही है, बाकी मार्केट बैड परफॉर्म कर रही है, तो इंडियन इकोनॉमी वहां पर कहां पे स्टैंड करती है आपको लगता है? ठीक है, इंडियन इकोनॉमीज की बात करने से पहले मैं थोड़ी ग्लोबल इकोनॉमीज की बात कर लेता हूं कि ग्लोबल इकोनॉमीज की क्या हालत चल रही है इस समय। तो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा, ग्लोबल इकोनॉमीज जो हैं वो एक रिसेशन की तरफ मूव कर रही हैं। हो सकता है वो एग्जैक्टली रिसेशन में ना जाए, बट उसकी तरफ मूव कर रही हैं। जिसका मेरा मानना है, जो आप भी जिससे अग्री करेंगे, वो यही है कि जो इंटरेस्ट रेट्स है, जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो इंटरेस्ट रेट बहुत तेजी से बढ़ा रही हैं। तो जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो इंटरेस्ट रेट बहुत तेजी से बढ़ा रही हैं, तो इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है, दैट इज आरबीआई, वो क्यों नहीं बढ़ा रही? दूसरा, इन लोगों को इंटरेस्ट रेट इतना तेजी से बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो गाइस, उसका रीजन है इन्फ्लेशन। और कंट्रीज में, इंडिया में भी, बट इंडिया में इतना नहीं है, और कंट्रीज में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। इन्फ्लेशन क्या होती है? चीजों का प्राइस का बढ़ना, ठीक है, जिसको कंट्रोल करने के लिए उसको क्या करना होता है? सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने होते हैं। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ते हैं तो लोग अपने डिपॉजिट्स बढ़ा देते हैं, जिससे कि वहां पे पूरी इकोनॉमी में एक लिक्विडिटी क्रंच आ जाता है, जिससे कि डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कम होने से प्राइसेस थोड़े कंट्रोल में आ जाते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डिमांड एंड सप्लाई ही होता है जो प्राइस को पूरा मॉनिटर करके चलता है, ठीक है। ये सब आई गेस आप लोगों को पता होगा, बट फिर भी मैंने ये कॉन्सेप्ट रिवाइज कर दिया, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, अब जब डिमांड कम होगी तो मार्केट में बिजनेस एक्टिविटीज कम हो जाएंगी। बिजनेस एक्टिविटीज कम हो जाएगी तो इकोनॉमी की ग्रोथ रुक जाएगी, उसका जीडीपी की ग्रोथ रुक जाएगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया ने बहुत तेजी से कुछ स्टेप्स ली है, जिस वजह से हम लोगों ने अपना इन्फ्लेशन कंट्रोल करके चला। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो इंडिया का जो मेरा मेजर फॉरेन जो खर्चा होता है, फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व जहाँ पे यूज होते हैं, वो यूज होते हैं अपने क्रूड इंपोर्ट में, गोल्ड इंपोर्ट में भी होते हैं, बट मेजर एक्सपेंडिचर जाता है हमारा क्रूड इंपोर्ट में। तो जहाँ पे ये सप्लाई चेन इश्यूज आ रहे थे रशिया यूक्रेन वॉर के वजह से, ठीक है, सप्लाई चेन इश्यूज आ रहे थे, क्रूड के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, क्योंकि जो रशिया है वो बहुत मेजर सप्लायर है नेचुरल रिसोर्सेज का, ऑयल का भी, तो वहां पे बढ़ रहे थे। तो वहां पे इंडिया ने अपनी जो उसकी ग्लोबल पॉलिटिक्स है, मेरे काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहता है मेरा ग्लोबल पॉलिटिक्स में, और मैं काफी ज्यादा उस पर आर्टिकल्स भी लिखता हूं अपने लिंक्डइन पे। तो उसमें जो उन्होंने ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसको, अपनी जो डिप्लोमेसी है उसको बहुत अच्छे से उस पर काम किया, और इंडिया ने अपने स्टैंड सामने रखा। इंडिया ने कहा कि भाई, हो सकता है हम लोग
टॉप 5 में आ गए हो, हम लोग 5th हाईएस्ट इकोनॉमी है, बट एट द एंड ऑफ द डे जब हम लोग पर कैपिटा जीडीपी बात करें तो आज भी हमारा सिर्फ $2000 का है। ऑल्दो बहुत तेजी से वो बढ़ा है पिछले कुछ सालों में, बट अभी भी हमारा $2000 का है। और हम लोग वहां पे अगर यूएस की बात करें तो यूएस का $70000, देखिए आप डिफरेंस देख रहे हैं, जीडीपी पर कैपिटा इनकम पूरे साल की होती है, वहां पे $70000, कहाँ $2000। तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम लोग महंगा तेल खरीदें। अगर आपके इश्यूज हैं, इशू हमारे भी हैं, रशिया, हम भी नहीं चाहते कि वॉर हो, बट कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा अपनी कंट्री के लिए, हमें सोचना पड़ेगा अपने देश के लिए। तो उसको ही यही स्टैंड को आगे रखते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग रशिया से इंपोर्ट करेंगे, हम लोग क्रूड ऑयल लेंगे, जो हमें सस्ते में देगा देंगे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते महंगा तेल। तो और जो इन्फ्लेशन में, जो मैं तेल की बात क्यों कर रहा हूँ कि जब भी इन्फ्लेशन की बात आती है, ठीक है, जब भी किसी चीज के प्राइसेस, किसी गुड्स के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसमें मेजर रोल रहता है ऑयल का। अब ऑयल का कैसे रहता है, जैसे मान लीजिए फूड है, ठीक है, बेसिक चीजें, व्हीट हो गया, ठीक है, और अगर आप खाने के हम कंज्यूम करते हैं, मैगी हो गई और जो चीजें हो गई, ये सारे ट्रांसपोर्ट होती हैं, एक जगह नहीं बनती। रॉ मटेरियल कहीं मिलता है, कुछ कहीं फैक्ट्री कहीं होती है, फिर ये ट्रांसपोर्ट होती है। उस ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो मेजर कॉस्ट होती है उस प्रोडक्ट की, उसमें ऑयल का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो ऑयल की कॉस्ट जितना हम लोग कंट्रोल करके चलेंगे उतना इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल में रहेगा। ये सिर्फ एक फैक्टर है, ऐसे काफी सारे फैक्टर्स और हैं। तो इन्हीं सबको कंट्रोल करते हुए हम लोग चले, हम लोगों ने चीजों को आगे प्लान करके चला, जिससे कि हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा। अगर जैसे ही हमारा इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल होगा, तो हमारी भी सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई, उसको भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे। और जैसे ही हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू किए, वहां पे मार्केट गिरना भी शुरू हो जाएगा, वहां पे लोग भी सेव ज्यादा करना शुरू कर देंगे, और वहां पे ही हमारा ये बोरिंग भी कम हो जाएगी, इससे मार्केट बिजनेस एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो जो हम लोग 7 या 8% की ग्रोथ रेट अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं कि हम लोग ग्लोबल सुपर पावर बने, तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि इंडिया ने बहुत प्रोएक्टिव मेजर्स लिए हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत प्रोएक्टिव मेजर्स लिए हैं, और जिस वजह से हम लोग चीजों को पहले ही प्लान आउट करके चले। और यही कारण है कि आज हम लोग टॉप हाईएस्ट ग्रोइंग टॉप इकोनॉमीज में से एक हैं। जैसे और भी हैं जिनकी ग्रोथ अच्छी है हमसे ज्यादा, बट जब इतनी लार्ज इकोनॉमीज की बात करें तो उसमें हम नंबर 1 पे हैं, और आने वाले कई साल तक भी हम लोग नंबर 1 पे रहेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ऑल दो थोड़ी सी ऑफ टॉपिक, ऑफ बजट है, ठीक है, वो यही है कि मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को। मैं इसलिए अप्रिशिएट करता हूं कि जब 1947 में जब हम लोग गुलाम थे, हमें छोड़ के गए थे, हमारे को आजादी मिली थी, तब इंडिया की हालत ऐसी थी कि इंडिया के पास खाने के लिए भी पैसा नहीं था। जो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला है, फूड क्राइसिस थी, ठीक है, तभी वो फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था, बहुत सारे मेजर्स आए थे, और उस टाइम पे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने काम करना शुरू किया। जो हमारा धंधे वाला माइंडसेट है, जिस वजह से हम लोग थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन पाए हैं, यूएस चाइना के बाद थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम होना बड़ी बात है। ऑल्दो हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बट फिर भी थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाना पूरे वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ी बात है। तो वो दर्शाता है एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट जो हमारे यूथ का और जो लोगों का है। इस वजह से हम लोग इतनी तेजी से ग्रो कर पाए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट को तो काम करना ही होता है, गवर्नमेंट अच्छा काम कर ही रही है, बट पॉपुलेशन को, यूथ को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिस वजह से ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। सिर्फ गवर्नमेंट के मेजर्स और गवर्नमेंट के रिफॉर्म से कुछ नहीं हो सकता, पॉपुलेशन को भी कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, तब जाके जीडीपी बनती है, जो कि बहुत ज्यादा हमें कंट्रीब्यूशन मिला है, जिस वजह से हम लोग इस लेवल पे आ पाए हैं। तो यही है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि इंडियन इकोनॉमी आगे वाले कई सालों तक टॉप पे रहने वाली है, और हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इस तरीके से हम लोग काम करते रहे तो डेफिनेटली हम लोग टॉप 3 और टॉप 2 में आ जाएंगे कुछ सालों में। राइट। और आपने मेरे ख्याल से पूरा होलिस्टिक व्यू ही दे दिया, सारा इन्फ्लेशन का भी बता दिया है, क्या इन्फेक्ट पड़ता है, रशिया यूक्रेन वॉर की भी यहाँ पर बात कर लिया। और यहाँ पर मैं एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की बात करूँ तो उन्होंने भी काफी स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था, काफी वीडियो उनकी वायरल हुई थी, जहां पर उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दे दी थी कि भैया अब ऐसा नहीं चलेगा, इंडिया भी एक अलग लेवल के ऊपर है, हमारा लेवल अपना लेवल है, और आप अगर बोलोगे कि यूएस की प्रॉब्लम पूरे दुनिया की प्रॉब्लम है और ये हमारी प्रॉब्लम सिर्फ हमारी प्रॉब्लम है, तो वैसा अब नहीं चलेगा। तो यूएस की प्रॉब्लम यूएस की प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है। अगर हमारा बच्चा भूखा मर रहा है तो हम पहले देखेंगे कि उसका पेट हम कैसे पालें। वो काफी एक बोल्ड स्टेटमेंट है। राइट, काफी बोल्ड स्टेटमेंट थी और काफी स्टांस वहां पे उन्होंने बहुत ही ज्यादा क्लियर वहां पर किया था, जो कि ये हम इसीलिए क्लियर कर पा रहे हैं ना क्योंकि हमें पता है कि हमारी पावर अब क्या है। राइट, और तभी वो लोग सुन पा रहे हैं, पहले ये चीजें आप नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये क्या है कि एक शेप देना, हमारी जो इकोनॉमी को शेप देना, तो ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा इफेक्ट डालती हैं, जिससे कि इकोनॉमी ग्रो करती है और वहीं पर सारा इफेक्ट वहां पर पड़ता है। तो ये काफी अच्छा पॉइंट आपने वहां पर दिया था रशिया यूक्रेन वॉर का। तो मेरे को लगता है कि डेफिनेटली इंडियन इकोनॉमी तो अब आगे हमने बोल ही चुके हैं ऑलरेडी, अमृतकाल स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पर हमें आना चाहिए।
और सारी चीजें की आपने वहां पर बात करी। इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूं तो इन्फ्लेशन पे मेरा व्यू पॉइंट ये लगता है मुझे कि ऑलमोस्ट पीक आउट हमारा हो चुका है। जो इंटरेस्ट रेट राइजिंग इंटरेस्ट रेट का सिनेरियोस चल रहा था, तो काफी अच्छा टाइम है अब यहाँ पर। जो लोग डेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो डेट्स के अंदर भी अब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिसेंट टाइम के अंदर मैंने बोला था पहले कि मैं शॉर्ट टर्म, जैसे कि हमारा पिछला पॉडकास्ट जो भी हुआ था तब मैंने बताया था कि अभी मैं शॉर्ट टर्म डेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है वो राइजिंग है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे अभी। और हमने तब भी बात करी थी कि जो इन्फ्लेशन है और इंटरेस्ट रेट है, इंडिया के अंदर क्या रहता है कि ज्यादा गैप नहीं है। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन 6% है तो इंडिया का इंटरेस्ट रेट भी 5% है। अगर इन्फ्लेशन 8% है तो इंडिया का इंटरेस्ट रेट भी 6-7% है। ठीक है, लेकिन यूएस के अंदर जो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का गैप था वो बहुत ज्यादा हो चुका था। तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन अगर यूएस की 8% है, वहां पर इंटरेस्ट रेट 2% है। तो कोई भी व्यक्ति को पता है यार, कोई भी चीज खरीद रहा है, अगर अगले साल वो 8% बढ़ने वाली है तो जाएगा बैंक से लोन लेगा 1 लाख रुपए का, 2,000 रुपए का उसको ब्याज देगा, बाद में कोई भी चीज खरीद ले वो 8,000 रुपए बढ़ जाएगी, 6,000 रुपए का नेट प्रॉफिट है। तो ये इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन के बीच का जो गैप है इसको कम करना पड़ता है, जिसकी वजह से यूएस के अंदर अग्रेसिवली रेट हाइक्स हुए हैं। उतने अग्रेसिव इंडिया के अंदर नहीं हुए हैं और एक स्टेगनेंट की पोजीशन पे आ चुके हैं। तो वो जो रेट हाइक का सिनेरियो था, मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव होने थे, वो भी हमारे पिछले साल हमने देख लिए हैं कि फेड रेट हाइक के ऊपर जो पीक बॉटम डाउन होना था मार्केट का वो लग चुका है और वो सारी न्यूज फैक्टर इन हो चुकी है। तो वर्स्ट इज ओवर और अच्छा बजट वहां पर आया है। तो ओवरऑल हम बुलिश हैं मार्केट के ऊपर, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि डेट के अंदर भी एक अच्छा प्राइम आ चुका है इन्वेस्टमेंट करने का। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है, आप बता सकते हो? हाँ, आपका व्यू पॉइंट बिल्कुल सही है कि हम लोग डेट में भी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। दूसरा, मोहित, मैं आपसे एक जानना चाहूंगा, सॉरी मेरा काउंटर क्वेश्चन है, मैं काफी टाइम से ये सोच रहा था कि अब स्टॉक मार्केट ठीक है, हमने देखा कि पीक बना चुका है 18,600 का, और जो कोविड के बाद बहुत तेजी से इसमें अग्रेसिवली एकदम बाइंग आई थी और हमारे 18,600 के लेवल हमने लोगों ने छुए थे। और उस समय रिकॉर्ड डीमैट अकाउंट भी खुले थे, लोग बहुत ज्यादा एक्टिव थे, लोग कह रहे थे कि भाई इंडिया में इन्वेस्ट करो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, बहुत सारे डीमैट अकाउंट होल्डर्स आए। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने लास्ट ईयर से इन्वेस्टिंग चालू करी फोमो की वजह से। उन्होंने 2020 मिस आउट कर दिया, 2021 मिस आउट कर दिया। 2020 में जब उन्होंने देखा कि यार उनके दोस्तों ने आईपीओ में भी खूब पैसा कमाया है, उनके दोस्तों ने किसी भी शेयर में आप पैसा लगा रहे थे, निफ्टी में भी आप पैसा लगा रहे थे, तो अभी आप पैसा कमा रहे थे 20-20% की रिटर्न, 10-10% की रिटर्न, जो कि एफडी और अदर टाइप ऑफ जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनसे बहुत ज्यादा थी। तो एक फोमो में 2022 में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई, 2022 में भी हुई, राइट? तो पॉइंट ये है, तो कहीं ना कहीं वो लोग अब ये सोच रहे हैं कि यार हम लोगों ने गलत टाइम पे इन्वेस्ट किया है और अब मार्केट वहां पे एक रेंज बाउंड हो गया है और कहीं ना कहीं डाउनसाइड ही जा रहा है, जैसे कि अभी अभी 18,000 के नीचे ही चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कंडीशन रहने वाली है, क्या डायरेक्शन रहने वाला है आने वाले कुछ महीनों में? हम ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं जाते हैं, कुछ महीनों की बात करते हैं, 1 साल तक का मैक्सिमम लेके चलते हैं। तो क्या आपको लगता है 18,600 के लेवल्स के आसपास ही घूमता रहेगा, या हो सकता है कि ये 20,000 के लेवल पे भी टच कर दे? खैर 6 महीने के तो अंदर ये डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है कि 20,000 का लेवल टच कर दे। हो सकता है, हम बिल्कुल निगेट नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि 20,000 का लेवल टच कर दे, बट मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा कि 20,000 का लेवल 6 महीने के अंदर ही टच कर गया तो वेल एंड गुड, चेयर करने की बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन है सभी को। तो यहाँ पर मेरा व्यू पॉइंट यही है कि जो लोग यहाँ पर पिछले साल के अंदर आए हैं, जिन्होंने, आपका मेन मकसद कहने का है कि जिन्होंने हायर लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है, जो कोविड के बाद आए थे 2020 के अंदर आए हैं, उनका तो डेफिनेटली अभी भी वो बहुत ही अच्छे प्रॉफिट के अंदर बैठे होंगे, कम से कम 50 से 60% का प्रॉफिट के अंदर वो बैठे होंगे। हम और आप लोग भी वहां पर 50-60% के प्रॉफिट के ऊपर बैठे होंगे, ठीक है। बट जिन्होंने काफी ज्यादा हायर लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करी है, वहां पर एक चीज देखने वाली है कि मार्केट में पहले क्या होता था ना, कि 5% गिरने पे, 10% गिरने पे इन्वेस्टर एग्जिट कर देता था, लॉस बुक कर लेता था। उसके बाद 1 साल बाद मार्केट जब ऊपर जाती थी, फिर उसको वहां पर ऐसा लगता था कि यार ऑपरेटर ने मेरे साथ चाल चली है, मेरा ही लॉस होने के बाद मार्केट ऊपर गई है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार मार्केट के नीचे गिरने के बावजूद मार्केट के अंदर सेलिंग नहीं हुई है, एडिशंस हुई हैं। तो मेरा मानना है कि इन्वेस्टर ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से, पिछला साल है जो वहां पर नेगेटिव रिटर्न का या फिर साइडवेज रिटर्न का जो हमारा ईयर गया है, वहां पर इन्वेस्टर ने ऑलरेडी स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट करी है। आप बढ़ती हुई अवेयरनेस की बात कर लें, आपके हमारे जैसे और बहुत सारी इन्फ्लुएंसर्स की वजह से बात कर लें, या फिर गवर्नमेंट की अवेयरनेस की बात कर लें, सेबी भी काफी प्रोएक्टिव स्टेप्स ले रहा है। तो सिप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट वहां पर होती रही। आपको मैंने तब भी बताया था कि 2 ट्रिलियन की वहां पर सेलिंग वहां पर की गई है, जहां पर एफआईएस की तरफ से, ठीक है ना। तब वो सेलिंग भी ऑब्जर्व कर ली है मार्केट ने। यही रीजन था कि वहां पर ग्लोबल मार्केट वहां पर इतना परसेंट गिरी है, 36-37% गिर गई है, और हमारी मार्केट फ्लैट थी। उसका रीजन ये था कि सिप्स के अंदर फ्लो कंटिन्यू रहा, डीआईएस के पास भी ताकत रही बाइंग करने की, जिसके लिए मार्केट स्टेबल थी। तो इसका मतलब है कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसने कि पूरे पीक के ऊपर बाइंग करी है, ठीक है। अगर वो चंक होगा तो बहुत ही मिनिमल चंक होगा, 0.01% का मेरा मानना है। मेजर जो इन्वेस्टर्स हैं, बात करें अगर हम ओवरऑल डाटा की बात
करें तो 80-90% ने इन्वेस्टमेंट ओवर द ईयर फ्लोज के अंदर ही करी है, तो वो उनकी एवरेज आउट होके इन्वेस्टमेंट अभी भी प्रॉफिटेबल रहनी चाहिए, या फिर थोड़ा 5-7% अगर ऊपर नीचे है भी, ठीक है, तो भी उसके अंदर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इक्विटीज वैसे भी आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, 1 साल 2 साल का व्यू अगर आप यहाँ पर रखते हो, मिनिमम 3 इयर्स का व्यू रखते हो, तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिटर्न मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो रिटर्न आपने 2020 से 2022 तक एक्सपेक्ट किए थे, देखें, ठीक है, वो रिटर्न आगे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उसकी गारंटी नहीं है, और उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। एवरेज रिटर्न जो मार्केट के अंदर मिलते हैं 10%, 12%, 15%, अगर ऑप्टिमिस्टिक हो जाए तो 15%, नॉर्मल बात कर लें तो 10%, और एवरेज बात कर लें तो 12%। तो इतने रिटर्न की एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए, ज्यादा हाइपर होके वहां पर अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट मत करो, क्योंकि अब अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि डेट के अंदर भी अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। अगर आपको 7-8%, 9% का रिटर्न डेट के अंदर मिल रहा है, देन डेफिनेटली आपको इक्विटी के अंदर एलोकेशन करनी है, साथ ही साथ आप डेट के अंदर भी एलोकेशन करो, ताकि अगर मार्केट के अंदर, यूएस के अंदर इकोनॉमी का कुछ बैड इफेक्ट आता है, डेफिनेटली थोड़ा इफेक्ट तो ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर भी आता है और इंडियन मार्केट पर भी आएगा, क्योंकि एफआईआई सेलिंग करेंगे, मार्केट में थोड़ा प्रेशर आएगा। तो डीआईआईज वहां पर खरीदते हैं, तो जब वहां पर डीआईआईज जिस टाइम पे खरीद रहे होंगे, तब आप भी वहां पर खरीद सको, तो इसलिए थोड़े पैसा बचा के रखो, डेट के अंदर बचा के रखो। 100% इक्विटी इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से इस वक्त नहीं करनी चाहिए आपको। 50%, 60%, 70% आप कर रहे हो अकॉर्डिंग टू योर एज, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क प्रोफाइल, दैट इज गुड, मोर देन इनफ। बट 20 से 25% आपको डेट इन्वेस्टमेंट भी इस पॉइंट के ऊपर करनी चाहिए, क्योंकि डेट के अंदर काफी ल्यूक्रेटिव रिटर्न्स अभी मिल रहे हैं। सो ओवरऑल कहने का मतलब है कि इक्विटी इज वेरी वेल, अभी भी इक्विटी बेस्ट एसेट क्लास है 5 साल के लिए अगर हम देखें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन हाँ, डेट को भी आप अब इस लेवल के ऊपर इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत बहुत सारी चीजें बताई मोहित जी ने, और एक दो पॉइंट उनके काफी अच्छे थे। वो यही कहना चाहते थे कि बहुत ही कम ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जो 2022 पे उन्होंने बिल्कुल हाई लेवल पे पीक लेवल पे लिया होगा। काफी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो रेगुलर सिप कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि 2 लाख करोड़, ये उनकी बात कर रहे थे, एफआईए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उन्होंने सेलिंग करी है पिछले साल में, जिस वजह से मार्केट से पैसा वाइप आउट हुआ है, जिससे मार्केट गिरना चाहिए था तेजी से, यानी मार्केट 16,000 15,000 के लेवल से भी नीचे जाना चाहिए था, मगर वो नहीं गया, क्योंकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, दैट इज डीआईआई, उन्होंने खरीदा। अब जो ये डीआईआईज होते हैं, इन पे खरीदने के लिए भी तो पैसा होना चाहिए, कैसे खरीदेंगे? तो वो आता है सिप से, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, हम जैसे लोग, वो बहुत अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं, अग्रेसिवली नहीं बट हाँ रेगुलर एक सिप कर रहे हैं। हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, मैं 1 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, 25,000 रुपए मैं हर साल म्यूचुअल फंड में डालूंगा, और वो अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड्स इक्विटी और डेट में ही डालते हैं। तो इससे इनके पास लिक्विडिटी आई, और इनको कॉन्फिडेंस था इंडियन इकोनॉमी में, पता था कि भाई एफआईआई सेल कर रहे हैं, इन्हें अभी वहां पे अपने देश में जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, इनकी जो फेड है, जो सेंट्रल बैंक रेट बढ़ा रही है, वहां पे इन्हें रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं, जाने दो, हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे, जिससे कि हम लोग मार्केट को स्टेबल लेके चलेंगे। तो ये बहुत सही बात कही इन्होंने, जिसकी वजह से इंडियन ऑल्दो मार्केट गिरा था 3% समवट टू समवट, बट ओवरऑल अगर बात करें फिर भी वर्ल्ड में सबसे टॉप में था जो परफॉर्म कर रहा था हमारा मार्केट। दूसरा उन्होंने कहा कि डेट को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, असेट एलोकेशन पे हमें काम करना है, ठीक है। जो 2020 में रिटर्न रही कोविड के बाद, 100% मार्केट बढ़ा है, 9,000 से निफ्टी 18,000 पे आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेम रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो एक अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस थे जिस वजह से मार्केट इतना नीचे गिरा और फिर मार्केट इतना तेजी से ऊपर बढ़ा। ये सर्कमस्टेंसेस कई 100 साल तक नहीं आते हैं, तो आप वो एक्सपेक्टेशन लेके मार्केट में नहीं चलेगा। मार्केट में हाँ 10-12% या बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहे तो जैसे उन्होंने बोला 15% की रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी रिटर्न है। अगर आप जाएं, अब एफडी में अगर रेट ऑल्दो बढ़े हैं इंडिया में भी, तो 5-6%, 7% से, अरब 7 तो मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, आपको उस तरह रिटर्न नहीं मिलेंगे। तो वहां पे इक्विटी एक बहुत अच्छा असेट क्लास है, बट कहीं ना कहीं असेट एलोकेशन पे भी काम करना है, डेट में भी पैसा लगा के रखना है, जैसे कि हम लोग गोल्ड में भी थोड़ा बहुत पैसा लगा के रखेंगे हम लोग, जैसे कि हम लोग ओवरऑल असेट एलोकेशन करें और ओवरऑल जो हमारा पोर्टफोलियो है वो हमें 12 से 15% की रिटर्न दे पाए, और हम लोग वहां पे एफडी और जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं उनके रिटर्न को बीट कर पाए। तो इक्विटी का ओवरऑल भविष्य बहुत अच्छा है, स्टॉक मार्केट का भविष्य बहुत अच्छा है। वो बस इसलिए अच्छा है कि इंडिया का भविष्य बहुत अच्छा है। तो अब जब भी आप बात करें, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप सिर्फ उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक्टिविटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे यू आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया। एंड अगर आप इंडिया पे ऑप्टिमिस्टिक हैं, इंडिया पे बुलिश है, तो आपको पैसा डेफिनेटली लगाना चाहिए। तो जो मैं, मोहित, हम लोग तो फैन है इंडिया के, तो हम लोग तो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, और होपफुली हमारा आज सेशन लेने के बाद आप भी काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हुए होंगे। सो थैंक यू सो मच। और मोहित, आपके कुछ कंक्लूडिंग वर्ड्स हो, कुछ आप फाइनल वर्ड्स, आप जो कुछ कहना चाहें ऑडियंस से, उसके बाद हम लोग कंक्लूड करते हैं आज के सेशन को। डेफिनेटली आपने सबसे बेस्ट बात तो यही बोल दी कि भैया इंडिया के ऊपर ऑप्टिमिस्टिक है, इंडिया में बिलीव रखते हैं। और मेरे ख्याल से आज की डेट के ऊपर हम देखो
हम यहाँ पर डंडा लेके वहां पर डांडी मार्च तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारी देशभक्ति इतनी है कि हम इंडिया के ऊपर बैट करें, इंडिया के ऊपर फोकस करें, इंडिया के ऊपर विश्वास रखें, इंडिया के ऊपर ऑप्टिमिस्टिक रहें। तो इंडियन इकोनॉमी में पैसा डाल रहे हैं, इंडियन शेयर्स के अंदर खरीद रहे हैं, तो एक तरह से वहां पर हम कंपनीज को सपोर्ट कर रहे हैं। वहां पर तो कंपनीज ग्रो कर रही है, इंडिया ग्रो कर रहा है एंड ओवरऑल सारे लोग ग्रो कर रहे हैं। तो वही सारी चीज रहनी चाहिए। तो उसके लिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स अपनी करती रहें, इंडिया के साथ साथ आप भी ग्रो हो। ऐसा ना हो कि 25 साल अमृतकाल इंडिया का शुरू हो गया है लेकिन आपका शुरुआत ना हो, ठीक है ना। तो इंडिया बढ़ रहा है, इंडिया के साथ साथ आपको भी बढ़ना है, और आप तभी बढ़ पाओगे जब आप इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करोगे, इक्विटीज में इन्वेस्ट करोगे। डेफिनेटली मैं एक रिटेल इन्वेस्टर को ये नहीं एडवाइस करता कि वो स्टॉक्स के अंदर चला जाए, ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक स्टॉक पकड़ ले, वो मत करो। आप डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट करना है, आप लो कॉस्ट ईटीएफ्स बाय कर लो, इंडेक्स फंड बाय कर लो, या फिर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू चले जाओ। उस तरीके से आप इंडिया में इन्वेस्ट करो, लेकिन हाँ इंडिया में इन्वेस्ट करो। और साथ ही साथ जैसे कि सक्षम ने बोला कि गोल्ड के अंदर भी थोड़ी सी एलोकेशन रखो, 5-10% की एलोकेशन गोल्ड में भी रखो जो कि आपको हेज दे, एंड 20-25% की एलोकेशन अपनी डेट के अंदर भी रखो, ताकि इन केस, क्योंकि ये एक एक्सट्रीम सिनेरियो हो सकते हैं कि इन केस अगर अगले साल कुछ यूएस के अंदर कुछ गड़बड़ आती है, रिसेशन आता है, गंदा आता है, तो ग्लोबल मार्केट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो इंडियन मार्केट पे भी इफेक्ट पड़ेगा, तब आप अच्छे लेवल के ऊपर बाइंग कर सको। तो 100% नहीं ठोक दो अभी पैसा, थोड़ा बचा के भी रखो कि इनकेस मार्केट गिरती है तो वहां पर बाय करें, नहीं गिरती है बढ़ती है तो वेल एंड गुड, 75% 50% जितना भी आपने इन्वेस्ट किया होगा उस पर आपको काफी अच्छे रिटर्न मिलेंगे, और डेट के अंदर भी आपको 8-9% का रिटर्न मिल ही जाएगा। तो इट विल बैलेंस योर पोर्टफोलियो, और एवरेज आप 12-15% का रिटर्न फिर कमा पाओगे अपने पोर्टफोलियो से। सो थैंक यू सो मच मोहित, आपके कंक्लूडिंग वर्ड्स के लिए। काफी सारी नॉलेज मिली होगी हमारी ऑडियंस को, हम होप करते हैं कि उनको पसंद आया होगा। हम क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहे थे, हमने जेनरिक बात नहीं करी बजट को लेके कि कितना एलोकेशन हुआ है, क्या टैक्स में रिफॉर्म्स आए हैं। हम लोगों ने ओवरऑल बात की, एक होलिस्टिक व्यू लेके हम लोग चले हैं कि गवर्नमेंट का क्या विजन है, इंडियन इकोनॉमी का क्या रोड मैप है, और हम कैसा परफॉर्म करेंगे आने वाले कुछ साल में। जैसा हम लोग परफॉर्म करेंगे, जैसे इंडियन इकोनॉमी परफॉर्म करेगी, वैसा ही हमारा स्टॉक मार्केट परफॉर्म करेगा। सो आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस टाइप के सेशंस हम लोग थोड़ा और फ्रिक्वेंटली कंडक्ट करने की कोशिश करें। सो गाइस, थैंक यू सो मच, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।